सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इसको समझने में, तो ध्यान से सुनना, प्रॉपर कवर हो जाएगा आपका। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के मतलब आपको पता होने चाहिए, जैसे कि पर्सन्स। आर्टिकल 14 में सबको पता है राइट टू इक्वालिटी है, और राइट टू इक्वालिटी जो है सबको मिली हुई है, टू एवरीवन, तो वो हो गए पर्सन्स। आर्टिकल 29 में कुछ ऐसी राइट्स या कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सिर्फ माइनॉरिटीज को मिले हुए हैं, सबको नहीं मिले हुए, तो वो हो गया माइनॉरिटीज। और आर्टिकल 15 में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं। अब ये इंडियन सिटीजन कौन है वो पता होना चाहिए हमें, तो इसीलिए जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता हो कि एज अ इंडियन सिटीजन आपकी क्या राइट्स हैं, क्या प्रोविजंस संविधान आपको देता है। जो इंडियन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। कैसे? पहला पार्ट ऑन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट यानी कि लागू। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, सबको पता है। तो ऑन 26 जनवरी 1950, ऑन ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग इंडियन सिटीजन्स थे और किस क्राइटेरिया से उनको इंडियन सिटीजन्स हमने बोला है, वो सब कुछ मेंशन्ड है आपके संविधान के पार्ट 2 में। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अब उसके बाद भी तो इंडिया में लोग आएंगे, इन लोगों के बच्चे होंगे, या आपको पता है इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ रहे थे, या इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो पॉपुलेशन में ऊपर नीचे हो रहा था। तो इस डेट के बाद जो चेंजेस इंडिया की पॉपुलेशन में हो रहे हैं, उनमें से किन लोगों को हम इंडिया का सिटीजन कंसीडर करेंगे, वो सब कौन बताएगा? संविधान में तो वो मेंशन्ड है नहीं, क्योंकि संविधान में तो सिर्फ ये चीज मेंशन्ड है कि ऑन 26 जनवरी 1950 कौन कौन इंडियन सिटीजन हैं। तो संविधान ने पावर दी है पार्लियामेंट को कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग इंडिया में पैदा होते हैं या जो लोग इंडिया में आते हैं वो इंडियन सिटीजन्स होंगे या नहीं होंगे, उस पर रूल्स बनाओ आप। पार्लियामेंट रूल्स बनाएगी बेसिकली। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग हैं उनको हम इंडियन सिटीजन्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, उनसे रिलेटेड लॉज पार्लियामेंट ने बनाए और एक एक्ट पार्लियामेंट लेके आई जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये समझ में आया बेस, कि ऑन 26 जनवरी 1950 जो इंडियन सिटीजन्स है वो हम पढ़ते हैं पार्ट 2 में, और इसके बाद में जो लोग हैं वो इंडियन सिटीजन्स हैं या नहीं है, उसके प्रोविजंस वो हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। और इस एक्ट को बनाने की पावर पार्लियामेंट को कौन देता है? संविधान देता है। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन्स थे। तो पार्ट 2 में आपके आर्टिकल 5 से 11 मेंशन्ड है, जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और जो लोग इन 4 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वो इंडियन सिटीजन्स थे। अब जो ये क्राइटेरिया हैं ये मेंशन्ड कहाँ पे है? आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। अब एक एक करके डिटेल में उन आर्टिकल्स को देखते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरा पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। अब देखो आर्टिकल 5, उसके अंदर बात करी जाती है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। अब डोमिसाइल क्या होता है? देखो सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करती हूँ। आपने सुना होगा कोई कहता है कि मेरे पास हरियाणा का डोमिसाइल है, कोई कहता है यूपी का डोमिसाइल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डोमिसाइल स्टेट्स का नहीं होता, डोमिसाइल सिर्फ इंडिया का होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन पहले तो ये क्लियर कर लो। ठीक है, अब सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, अगर आर्टिकल 5 के तहत आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। पहला तो ये कि आपके पास इंडिया का डोमिसाइल है। अब डोमिसाइल होता क्या है कि आप इंडिया में रहते हो, यानी कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो, साथ साथ आप इंडिया में रहना चाहते हो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लगती है श्रीलंका में 5 साल के लिए, आपको पता है कि आप 5 साल बाद वापस इंडिया में आओगे, तो आपकी जो लॉन्गिंग है, आपका जो मन है वो इंडिया में रहने का है, राइट? तो आप इंडिया का डोमिसाइल आपके पास है, श्रीलंका का डोमिसाइल उस केस में आपके पास नहीं है। तो अगर आप इंडिया के सिटीजन हो अंडर आर्टिकल 5 तो ये 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। पहला कि यू शुड हैव डोमिसाइल इन इंडिया, और दूसरा either you are born in India or your parents are born in India or you are residing in India for 5 years immediately before 26 January 1950.
पहला क्राइटेरिया डोमिसाइल, दूसरा इन तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं कोई एक, या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो, या आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो, कोई भी एक पेरेंट, या आप 1945 से लगातार 5 साल तक इंडिया में रहते हो। सो आर्टिकल 5 के तहत आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आप ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आर्टिकल 5 में बात होती है उन लोगों की जो पहले से ही इंडिया में रह रहे हैं। पार्टीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी इसमें। अब देखते हैं आर्टिकल 6। अब मैंने बताया ही था कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था, लोग जो हैं पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है या नहीं मिलती? तो मिलती है तो किस प्रोविजन पे मिलती है, वो आर्टिकल 6 में बात करी गई है। अब आर्टिकल 6 के अंदर एक आपको डेट गिवन है 19 जुलाई 1948। इस दिन परमिट सिस्टम आया था दोनों देशों के बीच में कि अगर आपको पाकिस्तान से इंडिया जाना है या इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो आपको परमिट चाहिए होगा, अपनी मर्जी से आप नहीं जा सकते। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे इस डेट से पहले और वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहते हैं, तो इनको ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं, तभी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। दोबारा सुनो, इस डेट से पहले आते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करो तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। क्राइटेरिया क्या है कि या तो आप या आपके पेरेंट्स, ईदर ऑफ द पेरेंट्स या ईदर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, ठीक है। एंड दूसरी, सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन यू शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया, कि जब से आप पाकिस्तान से इंडिया आए हो तब से आप इंडिया में ही रहते हो, ठीक है, ओके। अब इस डेट के बाद अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया है तो ये क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। क्राइटेरिया क्या है? पहला तो सेम है कि वो या उसके पेरेंट्स, ईदर ऑफ द पेरेंट्स या ईदर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। दूसरा, पाकिस्तान से वो इंडिया आया है अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, यानी कि परमानेंटली आ गया अब इंडिया में सेटल होने के लिए। एंड ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 months, यानी कि पाकिस्तान से इंडिया आने के बाद वो 6 महीने तक इंडिया में रहा है। उसके बाद उसने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इंडियन सिटीजन टू एनी इंडियन ऑफिस, और फिर उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पार्ट 2 के अंडर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 5 बात करता है उन लोगों की जो कि ऑलरेडी इंडिया में रह रहे थे, और आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों की जो कि माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में, ठीक है। अब आर्टिकल 7 बात करता है अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए हैं उसकी बात करता है आर्टिकल 7। एक बात और बता दूं आपको कि आर्टिकल 5 और 6 को आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है, यानी कि अगर एक इंसान को सिटीजनशिप इंडिया की मिलती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 के तहत एक इंसान को इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, बट आर्टिकल 7 कहता है कि नहीं, इसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो कौन से आर्टिकल को हम सही मानेंगे, उसको इंडियन सिटीजनशिप देंगे या नहीं देंगे? तो आर्टिकल 7 जो बोलेगा वो होगा। तो आर्टिकल 7 ओवरराइड्स आर्टिकल 5 एंड 6, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 7 को, जो कि बात करता है उन लोगों की जो कि इंडिया से पाकिस्तान गए थे। अब इसके अंदर लोगों को 2 क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया है। पहला तो वो जो लोग 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए थे, तो उनको तो इंडियन सिटीजनशिप हम क्यों देंगे? वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेंगे, तो इंडियन सिटीजनशिप इन लोगों को नहीं मिलेगी। अब जो लोग इंडिया से पाकिस्तान तो गए थे, लेकिन आफ्टर 1 मार्च 1947 वो वापस से इंडिया आ गए कि नहीं, हमें नहीं रहना पाकिस्तान है, हमें तो इंडिया में ही रहना है। उन लोगों का क्या करें? तो उन लोगों को हम इंडियन सिटीजनशिप तब देंगे जब वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। पहला तो वही होता है कि वो इंसान ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, परमानेंट इंडिया में आया है, और रीमाइग्रेट जो वो हुआ है कि इंडिया से पाकिस्तान चले गया, पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गया, तो जो वापस इंडिया में आया कम से कम 6 महीने के लिए इंडिया में रुक रखा है वो, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं आर्टिकल 8।
तो आर्टिकल 8 में बात होती है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब यानी कि जो इंडियन ओरिजिन का कोई इंसान है और वो अब्रॉड में रहता है, अब्रॉड का मतलब है एवरी कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 6 में हम पहले पाकिस्तान के बारे में बात कर चुके हैं। अब एक इंसान है जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ था, या उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, और वो इंसान लेकिन बाहर रहता है, तो उसको आप इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हो इन 2 क्राइटेरियाज पे। पहला क्राइटेरिया बता दिया कि हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, इसका मतलब वो इंडियन ओरिजिन का है, तभी तो बोला है हमने इंडियन ओरिजिन का इंसान, राइट। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो जहां पर वो रह रहा है उस देश में जो डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का, वहां पर वो अपने आप को रजिस्टर करवा ले कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, ठीक है। तो इन केसेस पे उस पर्सन को हम दे सकते हैं क्या? इंडिया की सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल 9, 10 और 11 बहुत आसान है। आर्टिकल 9 में ये है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950, डेट बताओ, 26 जनवरी, यस 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप अपना लेता है तो उसको फिर हम इंडिया का सिटीजन नहीं कंसीडर करेंगे, ना ही आर्टिकल 5, ना ही आर्टिकल 6 और ना ही आर्टिकल 8 के तहत, तो उसको हम इंडिया की सिटीजनशिप नहीं देंगे। फिर आर्टिकल 10, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है कि इंडियन सिटीजनशिप आपको मिल गई या तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 या आर्टिकल 8 के तहत, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने बाद में कोई लॉ बना दिया जिससे आपकी सिटीजनशिप जो है उसकी राइट से तो रिस्ट्रिक्ट हो गई या वो सिटीजनशिप आपकी रिवोक हो गई, तो आपको वो मानना पड़ेगा। तो ये बोलता है आर्टिकल 10 कि आपके पास राइट्स तो हैं, बट वो राइट्स किस पे डिपेंडेंट है, किस पे सब्जेक्ट है? टू द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। फिर है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 देता है पावर टू द पार्लियामेंट आफ्टर 26 जनवरी 1950। जो मैंने आपको ये बताया था कि आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग हैं वो इंडिया के सिटीजन होंगे या नहीं होंगे, उस पर लॉज बनाएगी पार्लियामेंट, और ये जो पावर है पार्लियामेंट के पास वो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 11। और आर्टिकल 11 कहाँ है? पार्ट 2 में। अब आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को 2 तरह की पावर मिलती है। पहला तो ये कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद से सिटीजनशिप के मैटर्स पे लॉज बना सकता है, और दूसरा ये कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8 को वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है और रिवोक भी कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में क्या है? उन लोगों के बारे में मेंशन्ड है जो कि ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी में रहते हैं, उनके बारे में प्रोविजंस है कि वो इंडियन सिटीजन हैं या नहीं है। आर्टिकल 6 और 7 में पाकिस्तान के बारे में बात करी गई है कि पाकिस्तान से लोग इंडिया आते हैं या इंडिया से लोग पाकिस्तान जाते हैं तो वो इंडियन सिटीजन कंसीडर होंगे, तो क्या क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में। आर्टिकल 8 में मेंशन्ड है पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन बेसिकली, हु आर लिविंग अब्रॉड। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो बाहर रहते हैं, तो उनको हम कैसे इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं, वो आर्टिकल 8 में मेंशन्ड है। एक चीज और बता दूं कि आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो लॉज बने हैं सिटीजनशिप के, वो आपके मेंशन्ड है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।